नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट यानी कि भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमको ज्ञात है कि बंगाल में प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों को, इन दोनों युद्धों के बाद अंग्रेजों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हुए थे। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में जो हुआ था, उसके पश्चात होने वाली इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो चुका था। यानी कि उन्हें वहाँ की जमीन से भू राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो चुका था। तो जब पहली बार अंग्रेज़ों को वहाँ से भारत के किसी भी क्षेत्र से भू राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो उसके बाद उन्होंने किस तरीके की नीतियाँ अपनाई, क्या सेटलमेंट्स उन्होंने लागू किए, उस बैकग्राउंड को हम आज समझने वाले हैं। तो आइए हम एक देखते हैं किस तरीके से इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो कार्य करती है। 1765 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्योंकि बंगाल के सूबे में उस वक्त सिर्फ बंगाल ही नहीं आता था बल्कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों प्रांत सम्मिलित थे, इन सभी की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि भू राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हुआ। जिस समय कंपनी ने यह उत्तरदायित्व ग्रहण किया था, उस समय बंगाल में राजस्व के मुख्यतः 3 स्रोत थे। पहला था जिसे माल कहा गया, जिसमें मुख्यतया भू राजस्व यानी कि लगान तथा नमक पर कर शामिल था। दूसरा जिसे सेर कहा जाता था, इसमें आयात निर्यात कर तथा पथ कर सम्मिलित था। तीसरा जिसे बाजी जमा कहा जाता था, इसमें आबकारी कर, जुर्माना आदि कर सम्मिलित थे। यह उस समय की व्यवस्था है जब बंगाल का नवाब एक तरीके से स्वतंत्र हो चुका था मुगल साम्राज्य से। लेकिन राजस्व के इन तीनों स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भू राजस्व था, क्योंकि इससे राज्य को 80% की आय होती थी। तो इस वजह से भू राजस्व वसूल करने का अधिकार जब कंपनी को मिल गया, तो उसने क्या व्यवस्थाएं लागू की, उस पृष्ठभूमि को, उस बैकग्राउंड को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1765 ईस्वी में कंपनी को जब दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, तब कंपनी सिर्फ भू राजस्व प्राप्त करने की इच्छुक थी। वह भूमि या किसानों की स्थिति के बारे में किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं थी। भू राजस्व की वसूली के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 2 नायब दीवानों की नियुक्ति की गई। ये दोनों नायब दीवान भू राजस्व वसूल करके बंगाल के नवाब के कोष में जमा कराते थे और नवाब के कोष से यह राशि कंपनी के कोष में स्थानांतरित कर दी जाती थी। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, कंपनी की मांग बढ़ती चली गई और वह प्राप्त होने वाली भू राजस्व की राशि से संतुष्ट नहीं हुई। कंपनी यह समझने लगी कि नायब दीवानों के द्वारा भू राजस्व की रकम बीच में ही रोक ली जाती है और किसान भी पूरा भू राजस्व अदा नहीं करते हैं। अतः 1769 में भू राजस्व की वसूली के निरीक्षण के लिए, इंस्पेक्शन के लिए जिला निरीक्षकों की नियुक्ति की गई, लेकिन ये जिला निरीक्षक स्वयं भी भ्रष्ट थे। अतः पुनः चेंज करते हुए 1770 ईस्वी में 2 भू राजस्व नियंत्रण परिषदें स्थापित की गई, एक बंगाल के लिए जिसका मुख्यालय मुर्शिदाबाद में रखा गया और दूसरी बिहार के लिए जिसका मुख्यालय पटना में रखा गया। ये दोनों परिषदें नायब दीवानों के कार्यों का निरीक्षण करने का कार्य करती थी। इसके अतिरिक्त कलकत्ता में एक भू राजस्व नियंत्रण समिति स्थापित की गई जो इन दोनों परिषदों की कार्रवाई का निरीक्षण करती थी। तो इस तरीके का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खड़ा किया गया, जो कि निरीक्षण के लिए उपयुक्त स्ट्रक्चर था। ये सारा बैकग्राउंड हमारे सिलेबस में यद्यपि इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हम इसे इसलिए समझ रहे हैं ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किए गए जो 3 प्रमुख सेटलमेंट हैं, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट जिसे हिंदी में हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महालवाड़ी सेटलमेंट को और अच्छे से समझ सकें। तो ये सारी जानकारी आपको बैकग्राउंड के तौर पे दी जा रही है ताकि आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ सके।
इसके बाद हम बात करते हैं कि किस प्रकार से वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर बने या कहें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, उनके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए प्रयासों में सबसे पहला जो प्रयास है वो था 2 नायब दीवानों का पद समाप्त कर देना और उनके स्थान पर जिला स्तर पर निरीक्षकों की नियुक्ति करना, जिसे कलेक्टर का पद कहा गया। वर्तमान में हम जिसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद समझते हैं, उसका परिचय वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। उसकी शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी और उसका मुख्य कार्य भू राजस्व वसूल करना था। कलेक्टर की सहायता के लिए भारतीय दीवानों की नियुक्ति की गई। कलेक्टर का मुख्य कार्य था लगान वसूल करना, लगान पंजिका तैयार करना और उसके साथ ही दीवानी न्याय प्रदान करना, यानी कि भू राजस्व से संबंधित मुकदमों से संबंधित न्याय प्रदान करना कलेक्टर का मुख्य कार्य था। सूबे के स्तर पे यानी कि प्रांत के स्तर पे, जिला स्तर पर तो हमने कलेक्टर को ये जिम्मेदारी दी गई वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अब सूबा यानी कि प्रांत स्तर पर भू राजस्व से संबंधित प्रशासन गवर्नर तथा उसकी कौंसिल के हाथ में केंद्रित कर दिया गया और इस कार्य के लिए उसे राजस्व मंडल का नाम दिया गया। राजस्व मंडल या राजस्व बोर्ड जो था, उसके सहायता के लिए एक भारतीय अधिकारी की नियुक्ति की गई जो कि रायन कहलाता था। अभी तक लगान वसूली के लिए 1 वर्षीय समझौता प्रणाली प्रचलित थी। अब उसे रद्द करके वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 5 वर्षीय समझौता लागू किया गया और इसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए लगान वसूली का कार्य सौंपा जाता था। सामान्य परिस्थितियों में जमींदार, क्योंकि वे पुश्तैनी रूप से भू राजस्व वसूल कर रहे थे, अतः इसके लिए जमींदारों को प्राथमिकता दी जाती थी। वॉरेन हेस्टिंग्स की कौंसिल के द्वारा 1773 में एक नई योजना स्वीकृत की गई, जिसके अनुसार बंगाल प्रेसिडेंसी को 6 डिवीजनों में विभक्त किया गया। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना, बर्दवान, दिनाजपुर और ढाका। प्रत्येक डिवीजन लेवल पर एक प्रांतीय परिषद की स्थापना की गई, जिसमें कंपनी के 5 वरिष्ठ अधिकारी होते थे। इस परिषद में 2 सदस्य गवर्नर की कौंसिल के सदस्य होते थे तथा इस परिषद की सहायता के लिए भी एक भारतीय अधिकारी नियुक्त किया गया था।